गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम करते हैं शुरू हमारा हिस्ट्री का लेसन नंबर 4 विश्व का इतिहास। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस विश्व के इतिहास वाले लेसन के अंदर 4 मुख्य बिंदु हैं, जिसके अंदर पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा औद्योगिक क्रांति, तीसरा जर्मनी का एकीकरण और चौथा इटली का एकीकरण। लेकिन इस सत्र के लिए इस लेसन में से यूरोप में राष्ट्रवाद, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण हटा दिया गया है। तो इस लेसन में से हमारे इस सत्र के लिए केवल एक ही पॉइंट बचता है और वो है औद्योगिक क्रांति। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और 100% इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से हमें को करना है। और केवल एक ही पॉइंट है औद्योगिक क्रांति का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, इससे क्या क्या परिवर्तन हुए, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों प्रारंभ हुई और इस औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या निकले, ये हमें इस लेसन में करना है। तो क्रांति शब्द का मतलब ये होता है कि परिवर्तन या चेंजेस, और ये क्रांति शब्द जो है वो काफ़ी बड़ा शब्द है और ये क्रांति जिस भी क्षेत्र में आती है उसको उस क्षेत्र की क्रांति के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने पढ़ा है 1857 की क्रांति, तो ये देश का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था। उसी तरह से जब ये क्रांति या परिवर्तन या चेंजेस जो हैं जब औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अब उद्योग क्या होते हैं? उद्योग वो होते हैं जहाँ पे मान लीजिए ये कोई उद्योग है या फैक्ट्री है, यहाँ से हम क्या भेजते हैं, कच्चा माल भेजते हैं, वहाँ पे उसकी क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है और यहाँ पे तैयार माल वहाँ पे हमारे को मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर शुगर मिल है तो शुगर मिल के लिए यहाँ पे गन्ना, इसमें कच्चा माल यहाँ से भिजवाया जाता है और वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और उसके बाद में चीनी तैयार होती है। तो ये जो है ये क्या कहलाती है, ये औद्योगिक संस्थान कहलाता है। और पहले जो उद्योग जो होते थे उन उद्योगों में सारा काम जो था वो किससे होता था, हाथों से किया जाता था। लेकिन इस औद्योगिक क्रांति के बाद में इन कार्यों को करने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा, शक्ति के नए नए साधनों का इस्तेमाल किया जाने लगी, जैसे वाष्प है या विद्युत है या गैस है। इन साधनों के द्वारा जो था वो इन मशीनों को चलाया जाने लगा। या हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य ये है कि जब मानव ने मशीनों के स्थान के ऊपर औजारों का या मशीनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया तो वो क्रांति या वो परिवर्तन ही क्या कहलाता था, औद्योगिक क्रांति कहलाई। और ये औद्योगिक क्रांति जो है वो किसी एक दिन का परिणाम नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे इसके अंदर परिवर्तन आए। और भारत जो है, भारत दुनिया में कुटीर उद्योगों में एक संपन्न देश था, जहाँ बहुत प्राचीन काल से ही लोह भट्टियाँ जो थी वो अपने स्तर के ऊपर जो था वो इस्पात तैयार करती थी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो दिल्ली का जो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, दिल्ली में जो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, वो मेहरौली का लौह स्तंभ जो है वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसके अंदर आज तक उसके ऊपर जंग नहीं लगा है। ये हमारे लोहा इस्पात उद्योग की उन्नत तकनीक का परिणाम है। और भारत के अंदर कृषि की भी उन्नत किस्में और उनको बदल बदल करके बोने की विद्धि पद्धति और मिश्रित कृषि जो थी वो भारत की ही देन है। और बांध या यदि हम सेतु निर्माण की बात करें तो दुनिया में आज जहाँ बड़े बड़े बांध या पुल जो बनाए जा रहे हैं, लेकिन भारत ने हज़ारों वर्ष पूर्व जो हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, रामायण है, जिसके अंदर ये आख्यान मिलता है कि भगवान श्री राम ने जो था वो भारत से लेकर के श्रीलंका तक जो था वो राम सेतु का निर्माण करवाया था। तो इस विधि में भी हम जो थे वो काफ़ी प्राचीन काल से ही उन्नत हैं। और भारत की जो कृषि, व्यापार, वाणिज्य वो भी काफ़ी उन्नत अवस्था में थी, ये हम बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, और अब हम शुरू करते हैं कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। तो बच्चों, औद्योगिक क्रांति का अर्थ सीधी सी बात यह है कि उत्पादन प्रणाली में उन आधारभूत परिवर्तनों से है, यानी जिससे हम उत्पादन कर रहे हैं किसी वस्तु का, उसके अंदर जो परिवर्तन है उन परिवर्तनों से है, जिसके फलस्वरूप जन संसाधनों को अपने परंपरागत कृषि, व्यवसाय और घरेलू उद्योग धंधों को छोड़ करके नए प्रकार के वृहत उद्योगों में काम करने और यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग का अवसर मिला। यानी कि जो निर्माण के संसाधन हैं वो परंपरागत जो प्राचीन संसाधन थे उनके स्थान के ऊपर नवीन साधनों का इस्तेमाल, परिवहन के लिए नवीन साधनों का इस्तेमाल करना ही जो थी वो क्या कहलाती है, औद्योगिक क्रांति कहलाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे परंपरागत संसाधन हैं उनके स्थान के ऊपर नए
तरीकों से या नई मशीनों का इस्तेमाल करना ही औद्योगिक क्रांति कहलाता है। अब इस औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ये आपके छोटे क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले यूरोपीय विद्वान फ्रांस के जाजिस मिशले और जर्मनी के काइड्रिक एजियम के द्वारा किया गया। ये आप अंडरलाइन कर लेना। क्लियर? यानी औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग जो था वो सबसे पहले फ्रांस के जार्जिस मिशले और जर्मनी के काइड्रिक एजियम के द्वारा किया गया। और इस औद्योगिक क्रांति के बारे में अर्नोल्ड टाइनबी ने अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में यह स्पष्ट किया है कि औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यानी तुरंत परिवर्तित होने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये एक विकास की सतत प्रक्रिया है, यानी लगातार ये चलने वाली प्रक्रिया है औद्योगिक क्रांति। क्लियर? समझ में आ गई बात आपके? कोई दिक्कत है इसके अंदर? अब औद्योगिक क्रांति को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। ठीक है, जैसे GW साउथगेट जो है, उन्होंने क्या बताया औद्योगिक क्रांति के बारे में कि औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन या जिसमें हस्तशिल्प के स्थान के ऊपर शक्ति चालित यंत्रों से काम लिया जाता है, यानी हाथ से काम करने की बजाय जो शक्तिशाली जो यंत्र हैं उनसे काम करना ही जो है वो क्या कहलाता है, औद्योगिक क्रांति कहलाया। या घरों में उद्योग चलाने के स्थान के ऊपर कारखानों में बड़े स्तर के ऊपर उत्पादन होने लगा। डी हेजन जो है उनका मत यह था कि कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण ही जो है वो क्या है, औद्योगिक क्रांति है। तो हमें इनमें से कोई भी एक या दो परिभाषा जो थी वो ध्यान रखनी है कि कोई पूछता है कि औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है, तो हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति को डी हेजन ने इस प्रकार परिभाषित किया है कि कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण ही औद्योगिक क्रांति है। या फिर जो डेविस जो है उन्होंने लिखा है कि औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिससे यह संभव कर दिया है कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपायों को त्याग करके और विस्तृत रूप से कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। तो सभी परिभाषाएं याद नहीं करनी, लेकिन एक या दो परिभाषा हमें ध्यान रखनी है जिससे हम औद्योगिक क्रांति को स्पष्ट कर सकें। ठीक है, और हम इसके बारे में बता सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो है वो उद्योगवाद का जन्म हुआ, जिसे औद्योगिक क्रांति कहा जा सकता है। या हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ उस आर्थिक व्यवस्था से है जो परंपरागत कम उत्पादन और विकास की निम्न अवस्था से निकल करके आधुनिक क्षेत्र के प्रविष्ट होती है, और जिसमें अधिक उत्पादन, जीवन रहन सहन का उच्च स्तर और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, उत्पादन दर में निरंतर बढ़ोतरी, ये सब जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है वो किस में मिलता है, औद्योगिक क्रांति में देखने को मिलता है। फिर बात आती है कि औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन क्या हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं औद्योगिक क्रांति से। तो पहला परिवर्तन क्या आया है कि उत्पादन के लिए पहले किससे काम लिया जाता था, हाथों से काम लिया जाता था, हाथ से व्यक्ति काम करके उत्पादन करता था, लेकिन अब उसके स्थान के ऊपर मशीनों से जो था वो उत्पादन किया जाने लगा। और औद्योगिक क्रांति होने से इस्पात की मांग जो थी वो बढ़ने लगी, क्योंकि इस्पात से ही जो थे वो मशीनें बनती हैं और कारखानों में अलग अलग मशीनें लग रही थी, इसलिए इस्पात की मांग जो थी वो औद्योगिक क्रांति के बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके अलावा जो कृषि कार्य हैं या जो कृषि जो कार्य किए जाते हैं उसके अंदर भी जो थे वो मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे पहले जो किसान जो थे वो खेतों की जुताई करने के लिए हल और बैल का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब उसके स्थान के ऊपर किसका प्रयोग होने लगा, ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल होने लगा, थ्रेसर का इस्तेमाल होने लगा, फसलों की कटाई के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। और साथ ही साथ जो छोटे छोटे खेत जो थे उनके स्थान के ऊपर बड़े बड़े खेतों में या बड़े बड़े फार्मों में खेती होनी शुरू हो गई। ये किसका परिणाम था, औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम था। फिर इस औद्योगिक क्रांति की वजह से ही पूंजी का उपयोग जो था वो बढ़ने लगा, जिससे बैंकिंग पद्धति का भी विकास हुआ, लोगों को काम पे रखा जाने लगा, मशीनें लाने के लिए लोन भी की आवश्यकता पड़ी। तो इन सब कारणों की वजह से बैंकिंग पद्धति का भी विकास हुआ। और इसके अलावा वाष्प चलित जो इंजन है या यंत्र चालित जहाज़ों के कारण जो है वो यातायात के अंदर काफ़ी परिवर्तन हुआ। जब वाष्प चलित इंजन आ गया तो फिर रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ, नई नई मशीनें बनी, जिससे यातायात के जो साधन जो थे उनके अंदर भी परिवर्तन आया। पहले यातायात के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था, घोड़ा गाड़ी या तांगा गाड़ी वगैरह, बैलगाड़ी, इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन अब जो थे वो नए नए जीप, कारें या अलग अलग साधन जो थे वो संचालित होने लगे।
इसके अलावा औद्योगिक क्रांति से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी काफ़ी वृद्धि हुई, व्यापार तंत्र जो था वो काफ़ी विकसित हुआ और इस औद्योगिक क्रांति से कम मानव श्रम और अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया। यानी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मानव का श्रम में तो क्या आई, कमी आई, लेकिन उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। समझ में आ गई बात आपके? कोई आपसे पूछ ले कि औद्योगिक क्रांति से कौन कौन से परिवर्तन हुए, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी औद्योगिक क्रांति से होने वाले कोई 2 परिवर्तन लिखो, तो आप इनमें से कोई भी 2 परिवर्तन लिख सकते हैं कि पहले हाथ से काम होता था, फिर मशीनों का होने लगा, इस्पात की मांग बढ़ गई, कृषि कार्यों और अन्य क्षेत्रों में मशीनों का प्रयोग बढ़ गया, पूंजी का उपयोग बढ़ गया, वाष्पचलित इंजन से जो था वो यातायात के क्षेत्र में भी काफ़ी परिवर्तन हुए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई और कम मानव श्रम के स्थान के ऊपर अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया। अब बच्चों अगला हमारा जो पॉइंट है वो है कि इस औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो था वो इंग्लैंड में क्यों हुआ। आपको पहले तो एक छोटे क्वेश्चन के रूप में ये ध्यान रखना है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। छोटे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं बाई चांस कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ, तो वो कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और इंग्लैंड में क्यों हुआ ये भी हमें ध्यान रखना है कि वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। आगे समझ में आपके? तो अब हम एक एक पॉइंट के हिसाब से उसका अध्ययन करेंगे कि वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर ही औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। तो पहला जो पॉइंट है या पहला जो कारण है वो क्या है? इंग्लैंड की विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। कि इंग्लैंड का जो साम्राज्य जो था वो काफ़ी बड़ा फैला हुआ था और इस औपनिवेशिक साम्राज्य में कच्चा माल और नवीन बाजार उपलब्ध हुए, क्योंकि जहाँ जहाँ इंग्लैंड का साम्राज्य था वहाँ से उनको कच्चा माल भी मिल रहा था और उपयोगी माल जो है या तैयार माल जो है उसको बेचने के लिए बाजार भी वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। जबकि यूरोप के जो अन्य देश जो थे उनके पास इतने ज़्यादा उपनिवेश नहीं थे और उस वक्त आपको पता है कि भारत भी जो है वो इंग्लैंड का ही एक उपनिवेश था और भारत से भी अंग्रेज कच्चा माल लेके जाते थे और भारत में तैयार माल जो था वो बेचा करते थे। इसलिए ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड का जो विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य है उस औपनिवेशिक साम्राज्य की वजह से इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। फिर है लोहे और कोयले की खानों का पास पास होना, क्योंकि औद्योगिक क्रांति से सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत थी? एक तो मशीनों के लिए लोहा इस्पात की आवश्यकता थी, दूसरा उन मशीनों को चलाने के लिए शक्ति के साधन की आवश्यकता थी जिसके अंदर कोयले का इस्तेमाल होता था। ये दोनों ही खानें जो थी वहाँ पे पास पास में थी, इसलिए इंग्लैंड में जो था वो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। मशीनों के निर्माण के लिए और पक्का लोहा आवश्यक था। तो इन सब उपयोगिताओं की वजह से इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। फिर है उपयोग के अनुरूप उत्पादन। कि फ्रांस का निर्यात व्यापार उच्च कोटि की विलासी वस्तुओं का था, यानी जो आरामदायक जो वस्तुएं जो थी उनका निर्यात करता था। विलासी वस्तुओं का उपयोग हमेशा सीमित रहता है, क्योंकि विलासी वस्तुओं का इस्तेमाल कौन करता है? जिनके पास जरूरी आवश्यकताएं की पूर्ति हो जाती है उसके बाद में ही तो व्यक्ति विलासी वस्तुओं का इस्तेमाल करेगा। जैसे विलासी वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो आरामदायक वस्तुएं होती हैं। जैसे अगर घर में पंखा नहीं है तो हमें पहले पंखे की आवश्यकता है या पहले एसी की आवश्यकता पड़ेगी? जाहिर बात है कि सबसे पहले हमें पंखा चाहिए, पंखा होने के बाद में फिर कूलर, उसके बाद में एसी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। लेकिन विलासी वस्तुएं इसलिए कहते हैं कि काफ़ी सीमित होती हैं, जबकि इंग्लैंड का निर्यात व्यापार जो था उन वस्तुओं का था जिनकी ज़रूरत बड़ी मात्रा में रहती है, यानी जो बुनियादी आवश्यकता की जो वस्तुएं जो थी उनका उत्पादन इंग्लैंड के द्वारा किया जाता था। या इंग्लैंड का व्यापार जो था वो बुनियादी वस्तुएं जो थी वो व्यापार उसका करता था और इंग्लैंड का ये विश्वास था कि यदि उन्हें और अधिक सस्ता बनाने के लिए साधन खोजे जाएं तो उनका बाजार बढ़ जाएगा। ज़रूरी बात है, बिल्कुल सही बात है कि जो ज़रूरी वस्तुएं हैं वो अगर सस्ती होंगी तो उनकी खपत भी बढ़ जाएगी। इसलिए इंग्लैंड ने उन तरीकों को अपनाने के लिए तैयार था जिनसे वस्तुओं की लागत जो है वो क्या हो जाए, कम आ जाए और उसका उत्पादन बढ़ जाए। फिर है अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि एक तो हमें क्या चाहिए, वहाँ पे कच्चा माल चाहिए, उसके बाद में उस कच्चे माल से उपयोगी वस्तु तैयार करने के लिए क्या चाहिए, मजदूर चाहिए या कारीगर चाहिए। और जहाँ पे कारीगर आसानी से उपलब्ध होंगे वहीं जो था वो उत्पादन आसानी से या कम कीमत के ऊपर किया जा सकता था। और इंग्लैंड के अंदर अर्धकुशल कारीगर जो थे वह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे।
तो हम ये कह सकते हैं कि इस अर्धकुशल कारीगर की जो शहरों में जहाँ पे जाकर के वो बस गए थे, उसकी वजह से औद्योगिक क्रांति जब हुई तो इन अर्धकुशल कारीगरों ने नई मशीनों पर काम करने के लिए वो उपलब्ध हो गए और इसलिए इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। फिर अगला जो पॉइंट है वो है फ्रांसीसी क्रांति और युद्ध। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। फ्रांसीसी क्रांति के और नेपोलियन के जो युद्ध हैं, उस युद्ध ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्योंकि युद्ध के दिनों में क्या था कि इंग्लैंड को अपने सैनिकों और अपने साथी देशों के सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन के तरीकों में सुधार करने की आवश्यकता थी, क्योंकि मांग बढ़ रही थी और बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिए केवल मनुष्य के हाथों से उत्पादन करके उस बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने नई नई मशीनों का भी प्रयोग करना शुरू किया और इससे औद्योगिक क्रांति को बल मिला। फिर है पूंजी की उपलब्धता। कोई भी व्यापार या कोई भी उद्योग लगाने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत किसकी होती है? पूंजी की होती है। और यूरोप और अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लैंड के पास बड़े कारखाने लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध थी और उस परिस्थितियों में पूंजी संग्रह और उसके उपयोग को प्रोत्साहन करने के लिए अनुकूल थी। और 18वीं शताब्दी के आते आते क्या है, इंग्लैंड के अंदर जो उद्योगपति जो थे उनको ऋण प्राप्त करने के लिए करने और पूंजी जमा करने की सुविधा मिल गई और पूंजी की पर्याप्त उपलब्धता होने की वजह से इंग्लैंड के अंदर काफ़ी मात्रा में औद्योगिक संस्थान स्थापित होने लगे और औद्योगिक संस्थान स्थापित होने की वजह से इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। फिर है इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति। किसी भी देश की व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध होने के लिए उसका भौगोलिक रूप से सुदृढ़ होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इंग्लैंड जो है वो व्यापारिक दृष्टि से इसलिए समृद्ध रहा क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। इंग्लैंड के चारों ओर जो था वो समुद्री सीमा होने के कारण बाह्य आक्रमणों से वो सुरक्षित था और नौसैनिक दृष्टि से भी इंग्लैंड जो था वो काफ़ी मजबूत था और परिवहन के साधनों के अंदर भी उस वक्त सबसे ज़्यादा जल परिवहन का इस्तेमाल होता था। तो ये सब चीज़ें जो थी वो इस इंग्लैंड के लिए औद्योगिक विकास में काफ़ी सहायक सिद्ध हुई। फिर है इंग्लैंड में कृषि क्रांति भी औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन किया था। और जो लास्ट पॉइंट है वो है वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन, कि इंग्लैंड के जो हैं वो इंग्लैंड के अंदर यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा वैज्ञानिकों को राजनीतिक और मजहबी हस्तक्षेप से अधिक मुक्त रखा गया, यानी धर्म से उनको अलग रखा गया और वैज्ञानिक संस्थानों को अधिक प्रोत्साहन दिया गया ताकि वो अधिक से अधिक योगदान अपना दे सके और जिससे इंग्लैंड में वैज्ञानिक आविष्कार अधिक हुए, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अपना सारा ध्यान जो था वो धार्मिक संस्थानों से हटा करके केवल अपनी वैज्ञानिक आविष्कार की तरफ लगाया और कई तरह की मशीनों का आविष्कार किया और उसी की वजह से इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं 3-4 नंबरों का कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ क्यों हुआ, तो हमें बहुत डिटेल से इसको ध्यान रखना है कि वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। तो पहला, इंग्लैंड का औपनिवेशिक साम्राज्य, लोहे और कोयले की खानों का पास होना, उपयोग के अनुरूप उत्पादन, उसके बाद में अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता, फ्रांसीसी क्रांति और युद्ध, पूंजी की उपलब्धता, इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति और वैज्ञानिकों का आविष्कारों को प्रोत्साहन। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि औद्योगिक क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन हुए, जैसे कृषि क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया, सूती वस्त्र उद्योग में क्या परिवर्तन आया, किन किन क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन हुए। लेकिन आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।